अपनी निजता का अगर सम्मान है तो ठीक है, जाति पर या धर्म पर अभिमान है तो ठीक है। आप हिंदू हैं या मुस्लिम, किसको क्या परवाह है। आपके सीने में हिंदुस्तान है तो ठीक है। और 6-7 हजार लोगों ने शेयर कर दिए, उसको डाउनलोड करके लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, और अगले दिन उसको मिस्टर अमिताभ बच्चन ने शेयर कर दी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आई थिंक एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोगों को नौकरियां दे पा रहे हैं, इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उनको एंटरप्रेन्योर कहता हूँ। मैं हीरो की डेफिनेशन अलग है। मेरी कहानी ये है कि मैं देहरादून में पला बड़ा, फिर दिल्ली कॉलेज करने गया क्योंकि दिल्ली सब जाते थे। फिर मुझे कॉलेज करके रियलाइज़ हुआ कि पैसे कमाने ज़रूरी हैं, तो मैंने खूब सारी नौकरियां बदली। फिर मुझे नौकरी करते करते ये एहसास हुआ कि साहब इसमें तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैं वापस देहरादून आ गया। तो मेरी ज़िंदगी एक्चुअली 2 पार्ट्स में बांटी जा सकती है, एक जब मैं देहरादून आया और एक देहरादून आने से पहले। और मुझे ज़्यादा पसंद नेचुरली ये वाली है जब मैं देहरादून आया। और देहरादून आके मेरा मकसद ये था कि मैं जब 16.5-17 साल का था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बार घर से निकाल दिया था ये कह के कि तुम एक बैंड में गाना गाते हो। और वो तो हमारे यहाँ चलेगा नहीं क्योंकि मेरे पिताजी तो केमिस्ट्री के PhD थे। तो मुझे ये लगता था कि देहरादून में जो इतने सारे आर्टिस्टिक क्रिएटिव टाइप के लड़के लड़कियां हैं, इनको मेरी जैसी जिंदगी न जीनी पड़े कि दिल्ली जाके फिर नौकरी करेंगे, वो करेंगे। When I came back to देहरादून तो हमने एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसका नाम वर्ड ऑफ माउथ है। उस समय नहीं था, हमने एक रात को ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मार्केटिंग नहीं करते थे। और बहुत सारे लोकल लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके हमने एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपेरिमेंट टाइप का किया कि क्या हम लोकल लड़कों को लड़कियों को कुछ कुछ सिखा के छोटी छोटी यूनिट्स बना सकते हैं। तो ऐसी एक यूनिट बनाई जिसका नाम हमने रखा जिंगल्स इंडिया। अमित मेरे एक पार्टनर हैं, अब वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, अंधेरी में हमारा स्टूडियो है। तो उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा करके रेडियो के लिए काम करना शुरू किया। तो हम रेडियो के लिए एड्स बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, अभी बनाते हैं, मैं नहीं बनाता। और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम देहरादून से कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल था। फिर लो एंड बिहोल्ड हमें रियलाइज़ हुआ कि साहब अगर वो कर सकते हैं तो फिल्में क्यों नहीं बना सकते, फिल्में बना सकते हैं तो कंसल्टिंग क्यों नहीं कर सकते। इस तरह हमारी कंपनी धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कंपनी बड़ी होती गई। कोविड में हम करीबन 50-60 लोगों की कंपनी थे, और क्योंकि हम एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थे तो पैसे तो हमारे पास खास थे नहीं, हम तो जो कमाते थे तनख्वाहें मार देते थे। तो जैसे ही कोविड हुआ, 1 महीने के पैसे देने के बाद पैसे खत्म, काम सारा बंद रातों रात। हम बहुत सारे ऑटो कंपनीज के लिए काम करते थे, बहुत सारे इवेंट्स के लिए काम करते थे, वो सब काम बंद हो गया, और जिनसे पेमेंट आनी थी वो भी नहीं आई। तो फिर मेरे को पहला झटका लगा जब मैंने अपनी पूरी कंपनी को बुलाया और कहा साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर कोविड के दौरान मैं ट्रैवल करने लग गया। कोविड 2 साल के करीब चला होगा, मैंने 8-9 महीने ट्रैवल किया उस दौरान, और बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था वहाँ कोई नहीं होता था। मुझे याद है हम्पी में किताबों में पढ़ाते ना, हिस्ट्री की एक चैरियट पड़ी होती है हमारी, 5 के नोट पे भी होती है। वहाँ पे जब मैं गया तो मैं उसके आगे अकेला खड़ा हुआ था। तो जब वहाँ पे एक महिला बैठी थी, उसने कहा ये पहली बार है पिछले उसकी मतलब जीवन के 50 साल में कि उसने पहली बार किसी को अकेला देखा है, बिकॉज इतनी भीड़ रहती है। तो एनीवे, कोविड में मुझे 2-3 एहसास हुए। पहला कि हम अपने आप को हिंदुस्तानी तो बोलते हैं लेकिन हम हिंदुस्तान को जानते नहीं हैं। हम एक बबल में जीते हैं। घर भी ठीक ठाक हो गए हैं, अब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी लोगों के ठीक हो गए हैं, फिर हमारे स्कूल भी अंग्रेजियत वाले हैं, फिर नौकरियां भी वैसी हैं, कमरे भी ऐसी हैं, गाड़ियां भी ऐसी हैं। हम ट्रैवल करते हैं तो फिर एक होटल में जाकर रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम रियली जानते हैं कि हमारे लोग कौन हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। तो मुझे ये बहुत झटका लगा कोविड के दौरान। तो पहला झटका ये था कि मुझे अपने सारे लोगों को जाने को कहना पड़ा। दूसरा ये था कि मैंने ट्रैवल किया और हिंदुस्तान देखा। तो जब कोविड खत्म होने लगा और मुझे कंपनी वापस शुरू करनी थी तो नेचुरली लोग आ गए, 15-20 लोगों की कंपनी फिर बन गई, फिर काम आने लगा धीरे धीरे। लेकिन मेरा दिल लगना बंद हो गया। और मुझे याद है मेरा एक क्लाइंट है BMW, नेचुरली उनकी गाड़ियाँ महंगी होती हैं। उनका एक ऐड आया हुआ था बनाने के लिए, तो मेरी सिस्टर ने कहा भाई ये शूट पे जाना है तुम्हें। मैंने कहा यार मैं ये 2-2.5 करोड़ की गाड़ी ऐसे कंट्री में कैसे बेचूं जहाँ पे के 5-6 हज़ार रुपए कमाने के लिए पूरा परिवार महीने में स्ट्रगल करता है इंडिया में। हाँ नेचुरली। तो फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पार्टनर को चलाने दो। तो ये मेरी अभी रिसेंट हिस्ट्री रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारा एक, जब हमने वर्ड ऑफ माउथ
देहरादून में बनाया था, तो मैंने अपनी सारी कंपनी को मैंडेट किया था कि हम अपना 20-25-30% टाइम उन लोगों के काम करने में लगाएंगे जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इसको अपना लोकल CSR समझते थे, तो इसको भी हम जय हिंद बोलते थे, तो हेल्पिंग इंडियंस हेल्पिंग इंडिया। तो इसको हमने प्रोजेक्ट बना दिया। अब मैं उस प्रोजेक्ट को लीड करता हूँ, और इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि हम उन लोगों की स्टोरीज पे काम करें जिन्होंने कुछ गलत होते हुए देखा, उसके बारे में कुछ किया, रिस्क लिया, औरों के लिए किया, और इन स्टोरीज को हम किसी तरह यूथ तक पहुंचाएं। तो मैं पिछले 1 साल से इस पे रिसर्च कर रहा हूं। किसी भी पेशे में इंसान को 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, रखनी चाहिए। पहली कि आपको पैशन तो होना ही चाहिए। अगर आपको उस चीज़ के रात भर सपने नहीं आते तो आप वो मत करो। इसी से पैशन प्रूव होता है कि भाई मैं खाना खुना भूल जाता हूँ, सोना भूल जाता हूँ, उसमें लगा रहता हूँ, तो पैशन प्रूव हो गया। दूसरा है, आपको पैशन है लेकिन आपकी स्किल है या नहीं है। पैशन तो है, मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हें आता ही नहीं है। और तीसरा है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके कोई पैसे देने को तैयार है। तो पैशन भी है, स्किल भी है, लेकिन वो माल बिकने वाला ही नहीं है, तो आप उसको पेशा नहीं बना सकते। शौक बना सकते हो। आपको नहीं, मैं घर में लिखता हूँ लेकिन सब कोई देखता नहीं है, लेकिन मैं लिखता रहता हूँ। तो पेशा बनाने के लिए आपको स्किल भी चाहिए, पैशन भी चाहिए, उसको मार्केट में प्रोडक्ट बना के बेचना चाहिए। कोई तो उसके पैसे देगा ना, वरना उससे घर नहीं चलेगा। आई डोंट थिंक किसी की भी लिखने की शुरुआत कोई एक दिन या एक रात होती है। जिसको शौक होता है वो थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करता है, मौके मिलते जाते हैं तो चीज़ बढ़ जाती है, उसके पैसे मिल जाएं तो और बढ़ जाती है, कोई तारीफ कर दे तो आपको और प्रोत्साहन मिल जाता है। तो आई थिंक लिखने का शौक मुझे स्कूल में था, मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था। फिर नौकरी करने के टाइम में भूल गया। फिर जब मैं देहरादून आया, जो मैंने आपको बताया कि जिंगल्स इंडिया हमने शुरू किया, तो जिंगल्स तो यही होते हैं 30-30 सेकंड के छोटे छोटे पोएम जिसको आप गा देते हैं। जब गा देते हैं तो जिंगल बन जाता है। तो अगर आप अमूल बटर के लिए लिख रहे हैं, बॉस को सलाम सुबह शाम, तो पूरे होंगे सारे काम, क्योंकि मक्खन से चलती है दुनिया, टली बटली डिलीशियस। तो ये क्या है, एक छोटी सी कविता ही तो है। या LG के लिए अगर लिखा कि घर में बुलाया, पलकों पे बिठाया, आपका शुक्रिया, व्हाटएवर, यू नो, इस तरह के ऐड बनाता था। तो इस तरह मैंने प्रोफेशनली लिखना शुरू कर दिया, लेकिन नॉट इन द करंट फॉर्म। मेरे एक पार्टनर है जिमी, बॉम्बे में रहते हैं और वर्ड ऑफ माउथ जॉब हेड करते हैं। उन्होंने एक बार कहा, यार जो तू लिखता रहता है, ये इसको एक बार फिल्म पे डाल के देख, शायद किसी को पसंद आ जाए। तो उसने मुझे एक दिन ज़बरदस्ती बिठाया ऑफिस के बाहर रिसेप्शन पे सोफे पे, और कैमरा ऑन कर दिया, चलो पढ़ो। तो मेरी एक इस तरह की नज़्म मैंने लिखी थी अपने एक फ्रेंड के लिए, सफ़ेद कमीज़ें करके, वो मैंने बोल दी, याद थी मुझे, मैंने बोल दी। और उससे पहले संदर्भ भी सेट कर दिया, और एंड में बोल दिया कि साहब अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वो कविता वायरल हो गई, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो अगले दिन सुबह उठा, फेसबुक पे मैंने डाली थी, और सुबह अगले दिन फेसबुक पे कोई 4-5 हज़ार 3,000, मेरे को याद नहीं है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। मुझे पहले लगा कि फेसबुक का कुछ एल्गोरिथम शायद मुझे नहीं पता, या कोई ऐसा फोल्डर है जो मैंने नहीं देखा, कि एकदम से कहाँ से आ गई। तब मुझे पता लगा कि वो रात को करीबन 50-60 हज़ार लोगों ने देखी है, और 6-7 हज़ार लोगों ने शेयर कर दी है। उसको डाउनलोड करके लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, और अगले दिन उसको मिस्टर अमिताभ बच्चन ने शेयर कर दी अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे। बस मेरी चांदी हो गई। मुझे पता ही नहीं कि राइट प्लेस राइट टाइम कैसे उनके पास पहुंची। 4-5 साल हो गए इस बात को। तो इस तरह मैं रात वो हो गया, क्या बोलते हैं, फेमस तो नहीं कह सकते, मतलब मेरा थोड़ी सी मेरे को जी अच्छा सा लगने लगा, अरे यार मेरी बात लोग सुन रहे हैं। तो कभी मिलेंगे बच्चन साहब तो उनको थैंक यू कर दूंगा। जय हिंद प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया हमने क्यों शुरू किया और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और हमें स्कूल में कविता पढ़ाई जाती थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, वो इंग्लिश में है, विद द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। सुनिए आपने? नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़िएगा, हर एक को आनी चाहिए। तो उसका मैंने एक बार हिंदी रूपांतर किया था, विद द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई का। उसका हिंदी ट्रांसक्रिएशन है कि जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां इल्म आजाद हो जिंदा हो, इल्म यानी सोचने की, है ना, अच्छी सोच, इंटेलिजेंस। जहां इल्म आजाद हो जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहां बटा न हर बाशिंदा हो,
जहाँ सच से सोच निकलती हो, लफ्ज़ों में जान मचलती हो, जहाँ बाजुएं कोशिश करने का हर दिन कमाल दिखलाती हों, जहाँ अच्छी सोच की धाराएं सहरा में नहीं खो जाती हों। हो ज़हनो दिल में सोच खुली, मुश्किल ना कोई भी काम लगे, ऐसी आज़ाद सी जन्नत में ए मेरे खुदा मेरा वतन जगे। इन दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे। किस तरह का। तो मैं जब ये पढ़ता हूँ, और ये मैंने अपने डेस्क पे भी लगाया हुआ है, तो इससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि जो भी आप ऐसे काम करना चाहते हो जिसमें सोसाइटी इस समय आपके साथ नहीं है, लेकिन आपको लगता है वो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैं हीरोज़ ढूंढता हूँ तो मेरी भी तमन्ना होती है यार मैं हीरो बना रहा हूँ। और मेरा हीरोइज़्म कैसे, मैं हिपोक्रेट तो नहीं बन सकता अगर मैं लोगों को कह रहा हूँ कि साहब हमारे बच्चों को और हीरो मिलने चाहिए, तो मुझे अपनी बेटी के लिए पहले खुद हीरो बनना पड़ेगा। और हीरो बनने के मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। आपने कुछ गलत होते हुए देखा, रिस्क लिया और औरों के लिए किया। रिस्क लेना ज़रूरी है, उसी पे आजकल मेरा दिमाग चलता है। तो मैं अपने काम को अपना एक्टिविज़म मानता हूँ। तो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, अगर कुछ लोग मुझे सुनते हैं तो मैं खाली वो बातें ना करूं जिससे एंटरटेनमेंट होती है, वो बातें भी करूं जिससे कुछ सोचने पर लोग मजबूर हों, कुछ सोसाइटल चेंज आए, और ऐसे चेंज आए जो कि मतलब सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक चेंज नहीं चाहिए, वो तो आ ही जाएंगे। मतलब हम कैपिटलिस्ट कंट्री हो गए हैं तो वो तो आ ही जाएगा, पैसा तो आ ही जाएगा। हाँ, मतलब आप देखिए ना, इस समय हमारे यहाँ हम इस हद तक तमाशबीन हो गए हैं कि एक सड़क पे भीख मांगता बच्चा नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। जिस दिन इसको हर बार देख के आपको दुख होगा, दुख होता है, थोड़े दिन में हम इम्यून हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन दुख होना बंद हो जाता है वो सोसाइटी खत्म हो जाती है। तो आई थिंक हमें लोगों को याद दिलाना है कि न सिर्फ ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके जिम्मेदार भी हम हैं, और इसको ठीक करने का दायित्व भी हमारा है। वो हमें लगातार लोगों को बताना है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आई थिंक एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों को नौकरियां दे पा रहे हैं, इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उनको एंटरप्रेन्योर कहता हूँ। मैं हीरो की डेफिनेशन अलग है। मेरे लिए विराट कोहली एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। मेरे लिए जो कोई यूनिकॉर्न बनाता है वो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है ना। और मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स इस समय कंट्री में हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो लोग चाहिए वो हमें ग्रास रूट्स पे चाहिए। वो हमें गाँवों में चाहिए, कस्बों में चाहिए, हमें सड़कों पे चाहिए, हमें वहाँ चाहिए जहाँ तकलीफ़ें हैं। अगर जहाँ पे हर चीज़ अच्छी है वहाँ पे सब पहुँच जाएंगे तो फिर बाकी सॉल्व कौन करेगा। तो एब्सोल्युटली 100 में से एक भी जाए तो मैं खिलाफत में नहीं हूँ उनके। सिर्फ यह है कि मैं ढूंढ ये वाले रहा हूँ। हमारी जो डेफिनेशन है हीरो की वो बहुत सिंपल है, और एक मैट लैंगडन करके मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने ये सीखा। वो कहते हैं कि द ऑपोजिट ऑफ अ हीरो इज नॉट अ विलन, इट्स अ बायस्टैंडर। हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन, जो कि हम सब हैं। सड़क पे कुछ होता है, 2 लोग रुकते हैं, बाकी चलते रहते हैं, ठीक है यार कोई देख लेगा। घर में कुछ होता है, कहता है यार छोड़। वो जो अब हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है, दुनिया भर की चीज़ शुरू। तो अगर आप तमाशबीन न बने और आप कहेंगे साहब अगर मुझे कुछ गलत होते हुए दिखेगा तो मैं तो जो मेरी क्षमता है वो तो ज़रूर करूँगा, वो भी नहीं करते लोग। जो फिर ये करते हैं वो रिस्क लेते हैं। जब रिस्क लेते हैं और औरों के लिए करते हैं तो हमारे परफेक्ट हीरो बन जाते हैं। हम उनकी कहानियाँ करना चाहते हैं। और मेरी कहानी करने का मकसद खाली ये नहीं है कि मुझे उनके लिए तालियां बजानी है। मेरा मकसद ये है कि उनकी कहानियां हमारे यूथ तक पहुंचे। तो 100-200 में से कोई एक बच्चा तो होगा जो ये कहेगा यार मुझे भी ऐसा बनना है, मेरा काम हो जाएगा। तो इंडिया को बहुत सख्त जरूरत है कि गांव कस्बे में जाके असली प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। मैं जितने बच्चों से बात करता हूँ स्पेशली स्कूल कॉलेज में, क्या बनना है, मिलियनर। तो ठीक है, कैसे बनोगे, कुछ भी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारी जो कमियां थी ज्यादातर पैसे की, गरीब देश है भी, कभी भी कई जगह हम ठीक होते जा रहे हैं, पर ज्यादातर तो हम गरीब ही हैं। हम इतना ज्यादा अपने बच्चों को समझा चुके हैं कि पैसे पहला सक्सेस का मेजर है कि अब बच्चों को और पता ही नहीं है। तो जब तक आप उनको एक्सपोज नहीं करोगे कि यार एक्चुअली सोशल हीरो ये भी होता है। सोशल हीरो देहरादून का वो लड़का है जिसने वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया, राजस्थान की वो महिला है जिसने अपने
गांव में बोला कि यहाँ ड्रिलिंग नहीं होगी, नहीं तो पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। या वो महिला है हैदराबाद में जिसने कहा कि साहब ये पुराने हैदराबाद में जहाँ पे के बुरके में सारी औरतें घूमती हैं, वहाँ पे मैं उनको पढ़ाऊंगी और इनको कानून सिखाऊंगी। तो गलतियाँ हर देश में होती हैं, कमियाँ हर देश में होती हैं, और हमारे यहाँ तो हर 100 फुट पे प्रॉब्लम है। लेकिन उसको उठा के ये कहना कि मैं इस सब के बावजूद इसके बारे में कुछ करूंगा या करूंगी, फिर रिस्क लेना, फिर कुछ करना, फिर जिंदगी लगा देना, ये हीरोइज्म, और वो हमें उनकी कहानियां पहुंचाए।